गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सो इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम देखेंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये लाइव क्लास होने वाला था एक्चुअली, बट नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते इसको अपलोड नहीं कर पाए। बट आने वाले क्लासेस आपको लाइव मिल जाएंगे मेजरमेंट से रिलेटेड। So it is beneficial for electronics engineering, electrical engineering, instrumentation and control. Branches of different courses like polytechnic, engineering, BSc, MSc, we can say like that. ओके तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच के सिलेबस में रहता है। आइदर EIM नाम से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट नाम से, और या तो फिर होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट नाम के। और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल में भी ये उसी नाम से कुछ होता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल यूनिट में भी, मीन्स ब्रांच में भी पढ़ाया जाता है। तो क्या है कि ये बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो वेरी बेसिक क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, ठीक है। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम ट्राई करेंगे अपना बेहतर देने का, अपना बेस्ट देने का, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, आप इससे कुछ अच्छा गेन कर पाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स सी द कंटेंट। इसमें कंटेंट देखेंगे आज की क्लास में। हम देखेंगे व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट। देन हम देखेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट। देन वी विल सी व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, यंत्र क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देन देखेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। देन लास्ट में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। तो डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो इंस्ट्रूमेंट भी आजकल धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हो गए हैं। जो भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, डिस्प्ले के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही आजकल बोलबाला इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज होता है, उसके आधार पे यंत्र का क्लासिफिकेशन देखेंगे। देन लास्ट में हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के गुण के बारे में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो मेजरमेंट को परिभाषित करते हैं सबसे पहले। तो मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट क्या है कि मेजरमेंट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी इज एसेंशियली एन एक्ट और रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी whose magnitude is unknown and a predefined standard. ओके और आप लोग के समझने के दृष्टिकोण से, समझने में आसानी बनाने के लिए हमने क्या किया है इसको कि हिंदी में भी इसमें क्या एड ऑन किया है हिंदी को। होपफुली ये आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा देख करके, है ना। तो किसी दी गई मात्रा का मापन अनिवार्य रूप से मात्रा जिसका परिमाण ज्ञात है, मीन्स अज्ञात है सॉरी, और एक पूर्व निर्धारित मानक के बीच तुलना का एक कार्य या फिर परिणाम है। तो होता क्या है कि एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमको एक पोल का हाइट मेजर करना है, तो ये पोल हो गया, कोई खंभा है, पोल मतलब है ना, पोल, ठीक। ये पोल का हाइट कुछ आएगा, फीट में आएगा, है ना, फीट में आएगा कुछ, ठीक। तो मेजरमेंट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी दी हुई है, तो कौन सी क्वांटिटी है ये पोल है। पोल का क्या करना है अपने को, हाइट निकालना है। तो ये क्या बोल रहा है, एसेंशियली एन एक्ट और रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन बिटवीन, कंपेरिजन करना है, तुलना करना है, किसके बीच तुलना करना है, देखते हैं, तुलना, ठीक है, कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर किसके बीच, क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज अननोन, ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड अननोन, किसका मैग्नीट्यूड अननोन है, पोल का हाइट, पोल की ऊंचाई क्या है अपने पास, अननोन है, अज्ञात है ऊंचाई, है ना। और एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, तो इसको हम नापने के लिए क्या करेंगे, फीट का कोई स्केल लेंगे, कोई फीता लेंगे, सामान्य भाषा में बोलूँ तो, है ना। तो मान लो हमारे पास कोई फीता है, ठीक है, सिविल वगैरह के लोग यूज़ करते हैं इसका जो है मापन में, है ना, मतलब जनरल तौर पे। तो ये फीता है, कोई इसको स्केल है अपने पास, फीट का स्केल है जिसमें सेंटीमीटर भी दिया रहता है, फीट या सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको नीचे लगाएंगे और नीचे लगा करके अपना इसका हाइट मापेंगे। अब ऊपर लगा कर नहीं माप सकते अपने हिसाब से, है ना। तो किसी दी गई मात्रा का मापन अनिवार्य रूप से मात्रा जिसका परिमाण अज्ञात है, किसका परिमाण अज्ञात है, पोल की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई अज्ञात है, और एक पूर्व निर्धारित मानक, पूर्व निर्धारित मानक मतलब कौन, फीता है, मानक है, ये पूर्व निर्धारित मानक है, पहले से इसको मान चुके हैं कि हाँ भैया ये फीट और सेंटीमीटर बताएगा और अच्छे से बताएगा और सही बताएगा, के बीच तुलना का एक कार्य या परिमाण है। तो इसी को हम बोलेंगे मापन। उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग समझे हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ना समझ आया होगा तो क्लास कंटिन्यू देखते रहिए, होपफुली और आप क्लियर हो जाए। सिंस टू क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड, चूंकि दो राशियों को कंपेयर कर रहे हैं, द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, है ना। तो हिंदी में बोलूँ इसको, तो चूंकि दो मात्राओं की तुलना की जा रही है, तो जो परिणाम रहेगा वो संख्यात्मक मानों व्यक्त किया जाता है।
और संख्यात्मक मान के साथ साथ क्या रहेगा, यूनिट रहेगा उसका, मापन का कुछ ना कुछ यूनिट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 सेकेंड, 5 मीटर, 500 ग्राम, सब क्या है, संख्यात्मक मानों में व्यक्त किया है। संख्यात्मक मान 2, संख्यात्मक मान 5, संख्यात्मक मान 500, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, यूनिट जुड़ा हुआ है, सेकेंड समय का, मीटर लंबाई का, ग्राम द्रव्यमान का, लाइक दैट। सो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, द मेजरमेंट इज ए प्रोसेस बाई विच वन कैन कन्वर्ट फिजिकल पैरामीटर टू मीनिंगफुल नंबर, है ना। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फिजिकल पैरामीटर को मीनिंगफुल नंबर में बदलते हैं, मीनिंगफुल नंबर में परिवर्तित करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि मापन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ना। 2 प्रकार के रिक्वायरमेंट होते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। पहला जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं, द स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपेरिजन पर्पस मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड। जो भी स्टैंडर्ड लिए हैं, हम लोग फीता का एग्जाम्पल लिए थे, रस्सी का एग्जाम्पल लिए थे, फीट वाला, फीट और सेंटीमीटर वाला फीता जो है, फीट ऑब्लिक सेंटीमीटर वाला फीता। तो ये क्या है कि जो स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड को ले रहे हैं हम लोग, खंभक जो है उसी का एग्जाम्पल लिए हैं, उसी को कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, ठीक है, लिंकअप करते जा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो जो स्टैंडर्ड लिए हो, क्या लिए हैं यहाँ पे, फीता लिए हैं, वो फीता स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, बोल रहा है एक्यूरेटली डिफाइंड, अच्छी तरीके से डिफाइन होना चाहिए, और कॉमनली एक्सेप्टेड, सबके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, है ना। तो हिंदी में बोलूं इसको तो क्या लिख सकते हैं, तुलना उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक को सटीक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, है ना। तो सामान्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, इसको कॉमनली एक्सेप्टेड, सामान्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, है ना। और एक्यूरेटली डिफाइंड, तो इसको सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए कि हाँ भैया ये फीट जो है ये फीट या सेंटीमीटर का स्केल है और इतना सेंटीमीटर है। तो फॉर एग्जांपल सभी के द्वारा बोलने से, ये अपने पास स्केल है जो है कॉमनली 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज करते हैं स्कूल कॉलेजेस में लाइन वाइन खींचने के लिए। तो ये मनोज भी मानेगा इसको, मनीषा भी मानेगी इसको, रॉकी जो रहेगा कोई दूसरे प्लेनेट जो है, मतलब दूसरे प्रदेश का या दूसरे देश का, दूसरे कंट्री का, वो भी मानेगा इसको, है ना। कोई ईवा करके पर्सन है, कोई गर्ल है ईवा करके, वो भी मानेगी इसको। मतलब ये जो स्केल है कॉमनली एक्सेप्टेड, सब तरफ इसको समान रूप से स्वीकार करेंगे कि हाँ भैया ये स्केल जो है वो 15 सेंटीमीटर का है, सब कोई माने उसको, है ना। सब कोई को इसको मानना चाहिए, ये पहला रिक्वायरमेंट है मापन का, ठीक। दूसरा रिक्वायरमेंट देखिए, द ऑपरेटर्स यूज्ड एंड मेथड अडॉप्टेड मस्ट बी प्रूवेबल। जो भी ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं और जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो सिद्ध करने योग्य होना चाहिए, जिसको हम प्रूव कर पाए कि, है ना। तो हिंदी में बोलूं तो प्रयुक्त उपकरण, जो उपकरण हम मापन के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और अपनाई गई विधि, जो विधि हम लोग कर रहे हैं वो सिद्ध होने वो योग्य होनी चाहिए। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है मेन मापन के, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, दोनों रिक्वायरमेंट आपको याद होनी चाहिए। वीडियो एक बार देखिए, ना हो दूसरी बार देखिए, सुनिए, जो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है अगर, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के मेथड देखेंगे, मेजरमेंट की विधियां क्या है, मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मुख्य रूप से इसकी 2 विधियां हैं, देखेंगे 1 बाय 1। पहली विधि डायरेक्ट मेथड, है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो इन दिस मेथड द अननोन क्वांटिटी आल्सो कॉल्ड द मेजरेंट, मापक बोलते हैं जिसका, मापक या फिर मेजरेंट बोलते हैं जिसका मापन करना है, इज डायरेक्टली कंपेयर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड, उसको स्टैंडर्ड से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ओके। तो डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड द अननोन क्वांटिटी आल्सो कॉल्ड द मेजरेंट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे, इस पद्धति में अज्ञात मात्रा, जिसे मापक भी कहा जाता है, कि सीधे मानक से तुलना की जाती है, ठीक है। तो इस पद्धति में अज्ञात मात्रा जिसे मापक कहा जाता है कि सीधे मानक से तुलना किया जाता है। और पॉइंट देख लेते हैं इससे, द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। इसमें दिया हुआ है कोई भी रिजल्ट आएगा उसको न्यूमेरिक वैल्यू 5 और यूनिट है फीट, पोल का हाइट 5 फीट, ठीक। तो न्यूमेरिक वैल्यू आया इसमें न्यूमेरिकल नंबर, और क्या यूनिट आया फीट, ठीक।
इट इज क्वाइट कॉमन फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ 5 सेंटीमीटर, मास 500 ग्राम और टाइम 10 सेकेंड, है ना। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन है फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लाइक मतलब जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। दूसरी विधि देखते हैं, दूसरी विधि को बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, मेजरमेंट बाय डायरेक्ट मेथड आर नॉट ऑलवेज पॉसिबल, फिजिबल एंड practicable. So these method in most of cases are inaccurate because they involve human factors, है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे, मेजरमेंट बाय डायरेक्ट मेथड्स आर नॉट ऑलवेज पॉसिबल, फिजिबल एंड practicable. This method in most of cases are inaccurate because they involve human factor, है ना। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देख रहे हैं जो डायरेक्ट मेथड है उसकी खामियां क्या है। ये जो लाइन है उसमें दिया है कि डायरेक्ट मेथड की खामियां क्या है। तो अप्रत्यक्ष विधि बोलेंगे, तो अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा मापन हमेशा संभव, सॉरी ये अप्रत्यक्ष नहीं हो गया, प्रत्यक्ष होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष विधि का यहाँ पे खामी देख रहे हैं, है ना। तो ये गलती हो गया है, ये अ नहीं हो गया, यहाँ पे प्रत्यक्ष होगा, है ना। तो प्रत्यक्ष विधियों द्वारा मापन हमेशा संभव, व्यवहार्य और व्यवहारिक नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में ये तरीके गलत होते हैं क्योंकि इनमें मानवीय कारक शामिल होते हैं, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, इंसान उसको नाप रहा है तो इंसान से गलती भी हो सकता है, ठीक है। रीडिंग में भी गलती हो सकता है, रीडिंग लेने में गलती हो सकता है, पढ़ने में गलती हो सकता है, कैलकुलेशन में गलती हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन मिस्टेक अलग अलग होते हैं। इसका एक चैप्टर है कि एरर, है ना, जो त्रुटियां हैं इसका देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार की त्रुटियां होती है मापन में, उसको देखा जाएगा आने वाले क्लासेस में देखेंगे। ह्यूमन के कारण कौन कौन से एरर होते हैं उसको देखेंगे, है ना। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है, जो प्रत्यक्ष विधि होता है, उसका मापन हमेशा संभव आर नॉट, जो हमेशा संभव नहीं होता है, ये पॉसिबल, फिजिबल मतलब व्यवहार्य, ठीक है। इसका मीनिंग भी लिख सकते हो इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। व्यवहारिक भी नहीं होता है, प्रैक्टिकेबल, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें इंसान इन्वॉल्व है, मनुष्य इन्वॉल्व है, तो मनुष्य से गलती हो सकता है रीडिंग लेने में, देखने में, है ना। तो क्या होता है फिर, दे आर आल्सो लेस सेंसिटिव, ये मतलब कम संवेदनशील होते हैं, लेस सेंसिटिव, है ना। सेंसिटिव मतलब जैसे कोई थप्पड़ मार रहा है ना, एग्जाम्पल लेंगे फनी वे में, अगर कोई थप्पड़ मार रहा है तो अपना जो मतलब जो ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा वो क्या करेगा, कोई गाल पे थप्पड़ मार रहा है तो ज़्यादा सेंसिटिव क्या रहेगा, गाल उसका तुरंत इधर हो जाएगा, गाल उसका तुरंत इधर हो जाएगा, है ना। तो ये इसको बोलेंगे सेंसिटिव। तो लेस सेंसिटिव मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसको थप्पड़ पड़ सकता है, ठीक है। इसको थप्पड़ पड़ सकता है, ये अपना गाल इधर उधर नहीं कर सकता है, लेस सेंसिटिव है, कम सेंसिटिव है ना। मतलब कुछ भी अगर चेंजेस हुआ, कुछ भी परिवर्तन हुआ तो उसको वो ये शो नहीं करेगा, लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है। आने वाले जो ये है स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा कि सेंसिटिव क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी, है ना। इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इनडायरेक्ट मेथड आर यूज्ड, है ना। जो अभियांत्रिक एप्लीकेशन होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, उसमें इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, अब ये बात आया कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व फार्मूलाज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें फार्मूला इन्वॉल्व होगा और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे, उसका उपयोग होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है। पता ही है बहुत सारा मेजरमेंट टेक्निक होता है जिसमें क्या होता है, फार्मूला वगैरह का यूज होता है। इंजीनियरिंग टेक्निक्स में बहुत सारे फार्मूला, अभियांत्रिकी में बहुत सारे फार्मूला वगैरह का यूज होता है, ओके। मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि इसमें मशीन आ जाते हैं, कंप्यूटर आ जाते हैं, मैथ्स कैलकुलेशन हो जाता है, कि ये कंप्यूटर ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो त्रुटि होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अब ये डिफाइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या है, यहाँ मेजरमेंट लिख दिए हैं गलती से, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करेंगे, यंत्र को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट सिली मिस्टेक। चलिए यंत्र देखते हैं, यंत्र क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट में बी डिफाइन एज ए डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी और वेरिएबल, है ना। तो यंत्र क्या होता है, यंत्र को हम डिफाइन करेंगे, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा किसी भी क्वांटिटी या वेरिएबल का क्या हम लोग निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे विथ यूनिट, है ना। वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे विथ यूनिट, ठीक। तो किसी मात्रा या चर के मूल्य या परिणाम को, ठीक है, किसी मात्रा या चर
मात्रा या चर लिखा है, देखो क्वांटिटी मात्रा चर वेरिएबल चर के मूल्य या परिमाण, मूल्य लिखा है वैल्यू मतलब मूल और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। तो एक उपकरण को उपकरण के रूप में परिभाषित किया इसलिए लिखा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मतलब भी उपकरण लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ डिवाइस का मतलब भी उपकरण होता है ना। तो इंग्लिश में अलग अलग सिनोनिम है, बट हिंदी में उसका मान जो है एक उपकरण को एक यंत्र के रूप में बोल सकते हो यहाँ पे, या उपकरण ही बोल सकते हो। बेसिकली सब सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसी मात्रा या चर के मूल्य या परिमाण को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण को एक यंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, चूंकि दोनों का मीनिंग उपकरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये मैकेनिकल टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ कुछ देख लेते हैं। वर्नियर स्केल है ये, है ना। वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं, 12वीं क्लास में देखे होगे, ठीक है। 12th क्लास में देखे होगे, 11th क्लास 12th क्लास में देखे होगे, ठीक है। और कौन उपकरण है, दूसरा उपकरण टाइप का इलेक्ट्रिकल मिशन, क्या इलेक्ट्रिकल मीटर अलग अलग प्रकार के, है ना। इसमें आ गया तुम्हारा वोल्ट मीटर दिख रहा है, अमीटर दिख रहा है, वाट मीटर दिख रहा है, मल्टीमीटर दिख रहा है। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मीटर होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल के रूप में। अभी जस्ट स्लाइड में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, इनके गुण दोष क्या होता है, उसको लाइन टू लाइन देखेंगे। और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको बोलते हैं डीएसओ, डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप। सीआरओ के बाद डीएसओ है, सीआरओ देखे होगे लैब वगैरह में, है ना। इसको बोलते हैं डीएसओ, ठीक है। ये अलग अलग चैनल का वेव फॉर्म बताएगा, उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे, टाइम पीरियड मेजर करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये 3 प्रकार की चीज़ें हम मेजरमेंट करते हैं इसकी सहायता से। अलग अलग चैनल है, ये चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, तो ये 2 चैनल डीएसओ है। डीएसओ के बारे में और जानना है तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, EIM का प्लेलिस्ट, उसको भी जाके पढ़ सकते हो, जानकारी उससे एकत्रित कर सकते। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो सामान्य रूप से अभी इंस्ट्रूमेंट को बांटेंगे और उसके बाद ब्रॉडली जो है क्लासिफाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो अभी सामान्य रूप से देखते हैं। सबसे पहले आया मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था, द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय मैनकाइंड वेयर मैकेनिकल इन नेचर, मैकेनिकल इन नेचर। तो ह्यूमन के द्वारा, मैनकाइंड के द्वारा, इंसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला इंस्ट्रूमेंट था मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। वेरी रिलेवर फॉर स्टैटिक एंड स्टेबल कंडीशन, है ना। स्थिर कंडीशन के लिए, स्टेबल कंडीशन की, स्थायी स्थिर कंडीशन के लिए क्या था ये, बहुत मतलब जिसका परिस्थिति चेंज ना हो। स्टैटिक और डायनेमिक, तो डायनेमिक मतलब जिसमें परिवर्तन हो, स्टैटिक मतलब जिसमें जो है परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तनशील। तो स्टैटिक और स्टेबल कंडीशन के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। बट इसमें दिक्कत क्या था, परेशानी क्या था, अनेबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली, तुरंत जवाब नहीं दे पाता था, है ना। थोड़ा समय लेता था, थोड़ा समय के बाद आउटपुट देगा, थोड़ा समय के बाद मेजरमेंट का रिजल्ट देगा। तो रिस्पॉन्ड क्विकली, तो आजकल क्या है कि दौड़ती भागती जिंदगी है, तुरंत रिजल्ट चाहिए, सब चीज़ तुरंत चाहिए। तो तुरंत चाहिए तो धीरे धीरे आया इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक्स, तुरंत रिजल्ट। इलेक्ट्रिकल आया, इलेक्ट्रॉनिक्स आया। तो देखते हैं भाई कि मैकेनिकल ज़्यादा समय ले रहा है, मैकेनिकल ज़्यादा समय ले रहा है, रिस्पॉन्ड क्विकली, अनेबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली, ये समर्थ है, असमर्थ है, क्विक रिस्पॉन्स करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। देन हम लोग इलेक्ट्रिकल में मूव किए, तो ये भी तो कुछ रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इससे भी हमको संतुष्टि नहीं हुई, तो हम कहाँ चले गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या फायदा नुकसान है सब, है ना। चलो आगे देखो। मूविंग पार्ट्स आर रिजिड, इसमें मूविंग पार्ट है, कुछ गतिमान जो है पार्ट्स थे, है ना। आर रिजिड, कड़े होते थे, हेवी बहुत भारी होते थे, और इनका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होता था। समस्या यही आई, देख रहे होगे मशीन लैब वगैरह चले जाओ, मैकेनिकल के वर्कशॉप वगैरह में, है ना। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखो उसके मैकेनिकल के, तो रिजिड होते हैं, कड़े होते हैं, हेवी होते हैं, भारी होते हैं, और द्रव्यमान भी इन लोग का बहुत ज़्यादा होता है, और इसके मूविंग पार्ट्स के ये समस्याएं हैं। पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉइस, ठीक, आवाज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉइस, ज़्यादा आवाज़ करते हैं, नॉइस के ज़्यादा शोर है, शोर ज़्यादा उत्पन्न होता है ये सब का उपयोग करने से। और इसके उदाहरण देखेंगे तो वर्नियर स्केल जो है ये इसका एग्जाम्पल है, और प्रेशर गेज एग्जाम्पल है ना। तो वर्नियर स्केल दिखता कैसे है, तो वर्नियर स्केल ऐसे दिखता है, देखे होगे इसको, ठीक है। सामान्य सा चीज़ है, जैसे बोल रहा था मैं 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल वगैरह किए होगे फिजिक्स वगैरह में, तो देखे होगे वर्नियर स्केल, ठीक। प्रेशर गेज कैसे होता है, तो प्रेशर गेज कैसे होता है, प्रेशर गेज भी देख लो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर गेजेस, ठीक। प्रेशर मापने के काम आता है प्रेशर गेज।
तो ये बेसिकली एग्जाम्पल थे किसके, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के गुण क्या क्या हैं, उनकी खामियां क्या क्या हैं, ये हम पॉइंट वाइज देख लिए। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल देखते हैं। लेट्स सी द इलेक्ट्रिकल। दूसरा नंबर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, इट इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है, दैट एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन मैकेनिकल मूवमेंट एज इंडिकेटिंग डिवाइस। ठीक, इसमें भी इंडिकेटिंग डिवाइस में, इसमें भी इंडिकेटिंग डिवाइस के रूप में मैकेनिकल मूवमेंट का ही उपयोग किया जाता है। ये दुर्भाग्य है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का कि उसके जो भी खामियां वगैरह था वही खामी इसमें भी आ गया, क्योंकि इसमें मैकेनिकल मूवमेंट का प्रयोग किया जाता है किस लिए, इंडिकेटिंग डिवाइसेस के लिए, है ना, इंडिकेट करने के लिए। जो भी मीटर का रीडिंग वगैरह है उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग मैकेनिकल मूवमेंट का प्रयोग करेंगे। तो ये इसके लिए अनफॉर्चुनेट है। सो दिस मूवमेंट हैव सम इनर्शिया, इसमें कुछ जड़त्व तो होता है, एंड देयरफॉर दीज इंस्ट्रूमेंट हैव लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स, तो इन लोग का लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स भी होता है, तो ये रिस्पॉन्ड करने में समय लेंगे। कितना समय लेते हैं, 0.5 सेकेंड से 24 सेकेंड तक ले सकते हैं। ठीक है, द कंटेंट इज टेकन फ्रॉम ए केसावनी स्टैंडर्ड बुक है। ठीक, किसी भी लर्नर के, किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी पास आउट स्टूडेंट के, इंजीनियरिंग के, पॉलिटेक्निक के, बीएससी के, एमएससी के स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि मेजरमेंट की सबसे अच्छी बुक क्या है, तो इंडियन राइटर में सबसे अच्छी बुक है ए के सावनी बुक। ओके, वहीं से ये डाटा लिया हुआ है। डाटा ब्लाइंडली कहीं से ना लें, ठीक है, डाटा हमेशा स्टैंडर्ड बुक से ही लें। ये आपको एडवाइस है आप लोग को, तो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें। ओके, फॉलो द स्टैंडर्ड बुक। ठीक, थोड़ा सा लैंग्वेज का बार है, हिंदी इंग्लिश का, तो क्या है कि कोई भी समस्या ये है कि जैसे बच्चा सबसे पहले जैसे 1 साल का होगा तो धीरे-धीरे चलने लगता है, तो चलने से पहले क्या है, वो गिरता है और गिरता है और गिरता है, 2 दिन गिरेगा, 4 दिन गिरेगा, हफ्ते भर गिरेगा, 15 दिन गिरेगा, लेकिन 16वें दिन, 17वें दिन क्या करेगा वो, चलना सीख जाएगा। उसी टाइप का अपना भी है। थोड़ा इंटरेस्ट दीजिए, थोड़ा खुद को चैलेंज दीजिए कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ अच्छा पढ़ पाएँ, लर्न कर पाएँ, ठीक है? इंग्लिश को बाउंडेशन मत बनाइए, आप लोग पढ़िए, प्रयास कीजिए, ट्राई, 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 ओके? एक लाइन ये है ट्राई, 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 दूसरा लाइन है क्राई, 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 ओके? क्राई कर रहे हो बस, क्या चाहिए, हिंदी, 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 ओके? तो अपने आप को चैलेंज दीजिए, खुद को चैलेंज दीजिए, इसको एज़ अ चैलेंज लीजिए और कोशिश कीजिए। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और क्यूमीटर। ठीक है, तो देखो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का जो है एग्जाम्पल लिए हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल नाम से पता चल रहा है, जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाई देगा अच्छे से। ठीक, ये देखिए, तो इसमें परमानेंट मैग्नेट रहेगा। ओके, इसको ये कर देते हैं, फिर जूम कर देते हैं, अच्छे से दिखाई देगा, होपफुली अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसमें मैग्नेट है, देखिए एन और एस, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट है, लिखा हुआ है परमानेंट मैग्नेट। ये कॉइल लगा हुआ है, ये पिवोट एंड ज्वेल बेयरिंग है। ठीक है, पीएमएमसी ये बैलेंसिंग वेट है, और ये पॉइंटर है, ये ऊपर मिरर है, इसको ये करो, स्केल है ये। ठीक है, ये समझ लो ये टॉप व्यू है, ये ऊपर वाला टॉप व्यू है ना, और वही चीज़ नीचे में भी है, देखो ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, मैकेनिकल मूवमेंट, और ये मूविंग कॉइल, और एक बैलेंसिंग वेट जो है मतलब नीचे में लगा हुआ है, और ये स्केल लगा है इसके साथ। ठीक, और ये पॉइंटर है। ठीक है, इसी पॉइंटर की सहायता से हम क्या करेंगे, रीडिंग देखेंगे, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ओके, तो विस्तार से इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में थे, देखो, तो ये पीएमएमसी और क्यूमीटर भी देखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो ये उसके एग्जाम्पल थे, और ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक, ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया अब। ठीक, देखो, these days most of the scientific and industries require very fast response, जैसे कि मैं बोल रहा था, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। किसमें चाहिए, मिली सेकेंड में चाहिए, नहीं माइक्रो सेकेंड में चाहिए, नहीं नैनो सेकेंड में चाहिए, है ना। पहले मिली सेकेंड में डिवाइसेस बने, फिर बोले अरे मिली सेकेंड नहीं, माइक्रो सेकेंड में आंसर चाहिए, अरे नहीं नहीं माइक्रो सेकेंड नहीं, नैनो सेकेंड में आना चाहिए। ठीक, तो नैनो सेकंड में ये कैपेबल होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो नैनो सेकंड में तुरंत आता है। नैनो सेकंड मतलब समझ रहे हो, 10⁻⁻6, 10⁻, सॉरी, ये जो है मिली मतलब 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 सेकंड, समझ रहे हो सेकंड का कौन सा हिस्सा है, तुरंत नहीं किए कि तुरंत रिस्पॉन्स आ जाएगा ना। तो ये
वेरी फास्ट रिस्पॉन्स में काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। आगे चलो, यूज सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर गेटिंग फास्ट रिस्पॉन्स। फास्ट रिस्पॉन्स के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब मेनली क्या, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में अलग अलग बीजेटी हो गया, फेट हो गया, मॉसफेट हो गया, सी मॉस हो गया। इनके साथ साथ पहला डायोड बोलूँ, दूसरा ट्रांजिस्टर बोलूँ, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर, तीसरा बोलूँ स्पेशल डिवाइसेस। तो स्पेशल डिवाइसेस में क्या है अपना, SCR हो गया, UJT हो गया, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चौथा नंबर बोलूँ तो ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये सब का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमको क्या मिलता है, फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, ये सबके बारे में जानकारी चाहिए तो ECD का प्लेलिस्ट है, देख सकते हो जा करके। ECD इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस का प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दे आर लाइट इन वेट, हल्के होते हैं। हाई डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। एंड देयर पावर कंजप्शन इज लो, और इसमें जो पावर कंजप्शन होता है, बिजली की खपत होता है, वो कम होता है। देखे होगे 5 वोल्ट में काम करता है, 3.3 वोल्ट में काम करता है, 3 वोल्ट में काम करता है ना। बहुत सारा LED वगैरह तो और कम में काम करता है ना। वो बिजली हो गया, LED कंपोनेंट हो गया, सॉरी, है ना, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो इसका वेट क्या है, हल्का होगा, लाइट वेट, और हाई डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी है, और इसमें पावर कंजप्शन भी लो होता है। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले देख लो DSO, डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप, जिसके बारे में बात कर रहा था, पहले CRO आया था, उसके बाद कैथेड रे ऑसिलोस्कोप। इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में भी पूरे पूरे क्लास, पूरा थ्योरेटिकल बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाइए EIM के, और इसको पढ़ डालिए, खत्म कर डालिए CRO, ठीक। DSO हो गया, डिजिटल वोल्टमीटर हो गया। DSO क्या होता है, अभी देखे थे, फिर से देख लेते हैं। DSO ये 4 चैनल वाला DSO है, रिवॉल कंपनी का है। ओके, चलो जूम करके देखते हैं। देखिए, जूम करके देखा जाए तो ये रिजोल कंपनी का जी जो है, ये DSO का नंबर है DS1104B। ठीक है, 4 चैनल है, देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 चैनल के लिए 4 नॉब है, ये लिखा हुआ है चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। ओके, तो 4 प्रकार के चैनल का उपयोग कर सकते हैं। CRO में बेसिकली देखोगे लैब वाले में केवल 1 चैनल रहता है, 2 चैनल रहता है ना, 2 चैनल रहता है, कभी कभी 1 चैनल रहता है, बट ये इसमें 4 चैनल है। ओके, तो ये 4 चैनल का DSO है, डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप। इसकी सहायता से डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल देख पा रहे हो, यहाँ पे साइन वेव देख पा रहे हो, स्क्वायर वेव देख पा रहे हो, पल्स देख पा रहे हो, नीचे में भी नॉइस टाइप का है, इनपुट में नॉइस करके दिए हुए हैं, वॉइस सिग्नल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग फीचर्स हम देख सकते हैं, और ये किसका उदाहरण है बोलने से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। ओके, दूसरा अपना डिजिटल वोल्टमीटर है, उसको भी देख लेते हैं। ये देख लो थोड़ा सा, डिजिटल वोल्टमीटर होपफुली दिखाई तो दे ही रहा है, लेकिन जूम कर देते हैं। ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, डिजिटली ये वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है। ठीक, जूम आउट। ओके, सो दिस इज सम पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए कैरेक्टरिस्टिक देख लें इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ कुछ इसके पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। TATIV कॉम्पिटेटिव। ओके, तो देखते हैं पॉइंट्स, देखिए वन बाय वन। फर्स्ट वन, हायर सेंसिटिविटी, उच्च संवेदनशीलता। ओके, कुछ भी परिवर्तन हो तुरंत रिस्पॉन्स देगा, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो तुरंत रिस्पॉन्ड देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, तराजू का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल डिजिटल डिस्प्ले लगा रहता है इसमें। ठीक, फल तौल रहे हैं, यहाँ मुसब्बी लगा रहे हैं, मुसब्बी लगा रहे हैं, मुसब्बी लगा रहे हैं, मुसम्मी। ठीक है, टोकरी है, मौसमी मौसमी जा रहा है इसमें, तो इसका जो वैल्यू है क्या होता है, तुरंत 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 चेंज हो जाता है। 5.325 करके केजू है मान लो। ठीक है, पॉइंट के बाद ये, ठीक, तो एक मुसब्बी डाले तुरंत रिस्पॉन्स कर देगा, चूंकि इसका रिस्पॉन्ड क्या है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, और तुम्हारा क्या है, नैनो सेकेंड में रिस्पॉन्स होता है। तो फिर तुरंत चेंज हो जाएगा 5.425 करके, 420 करके। चलो, ओके, तो इस टाइप के इसकी जो संवेदनशीलता होती है, उच्च संवेदनशीलता होती है, किसी भी प्रकार के थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर तुरंत संवेदनशील। ठीक, फास्ट रिस्पॉन्स देख ही रहे हैं, अभी देख ही लिए हैं, फास्ट रिस्पॉन्स तुरंत रिस्पॉन्स देगा, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, ये फ्लेक्सिबल है, विश्वसनीय भी है और फ्लेक्सिबल है। ठीक है,
लाइट वेट, हल्का वजन है, वजन इसका बहुत हल्का होता है। इंस्ट्रूमेंट देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंस्ट्रूमेंट, उसके वजन क्या है, हल्के होते हैं, और हल्के होने के साथ साथ कम बिजली का खपत होता है इसमें, लोअर पावर कंजप्शन, कम बिजली की खपत होती है इसमें। ओके, देखिए हम लोग 5 वोल्ट में काम करेगा, 3 वोल्ट में काम करेगा, 3.3 वोल्ट में काम करेगा, मेजरमेंट वाला जो है ना, और हायर डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी, विश्वसनीयता की उच्च स्तर, है ना, विश्वसनीय है, विश्वास करते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, हाँ भाई गलती नहीं होगा करके, है ना। चलो, पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब वहनीय, ढोने योग्य, ढो सकते हैं। ठीक, पोर्टेबिलिटी जैसे है, पोर्टेबिलिटी का एग्जांपल दूं तो कंप्यूटर सिस्टम जो घर में है अपने, मान लो ये कंप्यूटर घर में है अपना, तो कंप्यूटर का मॉनिटर है, कंप्यूटर का अपना कीबोर्ड है, माउस है, और कुछ इसमें अपना क्या बोलते हैं इसको, सीपीयू वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, तो ये इतना सारा चीज है, इतना सारा चीज को ढोएंगे कि साथ को लैपटॉप ढोएंगे। तो लैपटॉप क्या हो गया, पोर्टेबल हो गया। उसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी पोर्टेबिलिटी के मामले में सही होते हैं, ढो सकते हैं उसको, तुरंत ले जा सकते हैं। ठीक, लेस नॉइसी, कम शोर करता है, आवाज नहीं करता है भाई, ये सब इंस्ट्रूमेंट आवाज नहीं करता है। जैसे कि हम लोग देखा पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉइज देखा मैकेनिकल को, है ना, मैकेनिकल में ज्यादा आवाज, इलेक्ट्रिकल में मध्यम आवाज, और इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई आवाज नहीं, यंत्रों के मामले में लेस नॉइस। लास्ट वन, हायर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम बहुत हायर होता है, कोई भी आईसी वगैरह जो है तुरंत खराब नहीं होता है, कभी कभी लंबा तक टिकता है, होता है कभी कभी स्पेशल केस हो जाता है कि मोबाइल की आईसी वैसी खराब हो जाती है। मेनली कौन सा पोर्ट खराब होता है, चार्जिंग वाला पोर्ट खराब होता है, या फिर ये 3.5 मिलीमीटर वाला जैक खराब हो जाता है ना, या फिर ये चार्जिंग वाला पोर्ट खराब हो जाता है, बार बार चार्ज करना है, बार बार चार्ज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला आईसी, नीचे वाला आईसी जिसमें माइक वाइक भी सपोर्टेड है, इसको चेंज करना पड़ता है, पैसा यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक, बट अगर एक सामान्य अध्ययन बोलूँ, जनरल अध्ययन बोलूँ, तो इसका जो लाइफ टाइम है, ठीक है, जीवन काल जो होता है वो अधिक होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, सो होपफुली आशा करता हूँ क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास को अच्छे से पढ़िए, एक बार में समझ ना आए 2 बार पढ़िए, कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिए, संकोच मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे जवाब देने का, क्लियर करने का डाउट, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर उसकी अपडेट मिल पाए। ठीक है, और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे, जो भी अनुज होंगे, जो भी कनिष्ठ हैं, जो भी ज्येष्ठ हैं, सबको आप चैनल के बारे में बताइए, चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सकें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड कनेक्टेड बाय यूट्यूब चैनल धैर्य क्लासेस। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कमिंग सून, किसी नए टॉपिक के साथ। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। द शो मस्ट गो ऑन, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।